नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग इसका 154वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, और प्लांट ब्रीडिंग में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन क्या होता है और कितने तरीके का सेल डिवीजन होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में और मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। दोनों तरीके का जो सेल डिवीजन है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है इसमें पढ़ने वाली, जो जानने वाली, जो एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस समय बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप ये 8 जो कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, ये 8 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, कहीं इधर उधर आपको भटकना ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। जब आप 500 रुपए का पेमेंट कर दोगे, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। मेरे पास आप भेजोगे कैसे? आप टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना, बीच में कोई स्पेस नहीं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं। जैसे लिखा सेम ऐसे लिखना, तो आपको एक वहाँ कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां पर आपको क्या करना है कि अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना जो आपने पेमेंट किया है, और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना, जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। उसके बाद ये 8 सब्जेक्ट का जो कोर्स है, ये आपको आराम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप में बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको जो फंडामेंटल है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो बीएससी करते समय आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के अपना जीपीए बढ़ा सकते हो। और इसके साथ साथ जब आने वाले फ्यूचर में आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, तो क्योंकि ये फंडामेंटल है और फंडामेंटल चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी जो हम आगे चल के जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या नोटबुक पढ़ते हैं, तो अगर हमारा फंडामेंटल क्लियर होता है तब हम आगे वाली जो चीजें हैं वो आसानी से पढ़ पाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स को जरूर से जरूर परचेज कर लीजिए। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सेल डिवीजन। ध्यान से मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल डिवीजन जो है, इसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ जो जेनेटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको फुल डिटेल में चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जो पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर बस केवल मैं इतना पढ़ाने वाला हूँ जितना इस बुक में दिया गया है। और इसके साथ साथ मैं समझाऊंगा तो पूरा, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो छूट गई हैं क्योंकि इसमें थोड़ा समराइज वे में दिया गया है। तो अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स जो है, उसमें जो सेल डिवीजन का लेक्चर मैंने पढ़ाया है, वहां से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में मैंने दोनों जो सेल डिवीजन है, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, दोनों अलग अलग लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है। तो वहां से अगर चाहें आप तो देख सकते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इज रिफर्ड एज सेल डिवीजन। कहने का मतलब ये है कि पहले से उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, उनसे एक नई कोशिका का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। जैसे मान लो पहले से एक कोशिका यहाँ पर उपस्थित थी, फिर यही कोशिका टूटकर 2 भाग में बट गई, या फिर यही कोशिका टूटकर 4 भागों में बट गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। यानी कि एक नई सेल का निर्माण किसी पुरानी सेल से क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। सेल डिवीजन जो होता है, ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, और एक होता है मियोसिस सेल डिवीजन। इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। और इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक। अब ध्यान से समझना, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे इसकी स्पेलिंग में ही चीजें लिखी हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि माइटोसिस और मियोसिस आपस में रिवर्स हो जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो ऐसा ना हो तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि जब आप माइटोसिस लिखते हो, ठीक, माइटोसिस जब लिखते हो तो इसमें आपको टी मिलता है। और जब हम टी लिखते हैं तो टी को लिख के ऐसे काट देते हैं, ध्यान से समझना। यानी कि बीच में से ऐसे काटा गया है। तो जब कोशिका को ऐसे काट देते हैं तो दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन। यानी कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, इसमें अंत में जाकर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन, क्योंकि टी दो भाग में कट रहा है। देखो, ये ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। यहाँ पर ये जो टी दिख रहा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो
क्योंकि समसूत्री कोशिका विभाजन है और इसमें दो भाग में बंटता है। कोशिकाएं, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ध्यान से समझना, दूसरा होता है मियोसिस। अब ध्यान से समझना, इसमें टी नहीं है। ठीक। जब टी रहता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं, और जब टी नहीं रहता है, यहाँ पर टी की जगह पर आई दिखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? टी नहीं दिख रहा है। टी नहीं दिख रहा है, इसमें आई दिख रहा है। ठीक। ऐसे इंटरलेट करके समझ सकते हो। टी नहीं दिख रहा है तो आई दिख रहा है। अब आई में क्या हो रहा है? इसको मान लो फीमेल पार्ट और इसको मान लो मेल पार्ट। ठीक। एक बूंद ये आ गया मेल पार्ट, और ये नीचे जो है ये अपना क्या है? ये है अपना फीमेल पार्ट। जब इसकी हम बात करते हैं तो ये अपना क्या हो गया? स्पर्म हो गया, और ये अपना क्या हो गया? एग हो गया। अब ये दो चीजें जो होती हैं, एक बूंद जो आता है और यहाँ पर स्टाइल पर आके गिरता है फ्लावर के, ये इसको आप क्या मान सकते हो? इसको पराग कण मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं स्टिग्मा या स्टाइल मान लेते हैं, जो कि फूल के ऊपर होता है। अब ये दोनों चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी चीजें कहाँ पर होती हैं? ये सभी चीजें रिप्रोडक्टिव जो सेल होती हैं वहां पर पाया जाता है, यानी कि जो जनन वाली जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर इस तरीके का फिनोमिना पाया जाता है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्यों? क्योंकि इसमें आई है, यानी कि ये फीमेल पार्ट और ये आई आकर मेल पार्ट, इसमें एक बूंद गिर गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जब माइटोसिस होता है तो इसमें यहाँ पर आई आ रहा है और यहाँ पर टी आ रहा है। तो टी में कोशिकाएं दो भाग में कट रही हैं, और इसमें कोशिकाएं चार भाग में कटेंगी। ठीक, चार भाग में बांट बट बट के अलग हो जाएंगी। इस तरीके से आप इंटर रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम पहली पहली बार पढ़ते हैं इसको। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये माइटोसिस और जो मियोसिस है, इसको हम माइटोसिस कहते हैं और इसको मियोसिस कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, बाद में चल के कंफ्यूजन ना हो, तो इनके शब्दों से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं द सेल डिवीजन इन which one cell give rise to two cells of generally identical to the cell which produce them, occurrence in somatic cell responsible for vegetative growth। ध्यान से समझना, कोई भी प्लांट हो या कोई भी जीव हो, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये सब चीजें जो बढ़ रही हैं, ये किस वजह से बढ़ रही हैं? ये वेजिटेटिव सेल डिवीजन की वजह से बढ़ रही हैं। ठीक। इसमें क्या होता है कि एक ये मदर सेल होती है। ठीक। ये क्या है? एक मदर सेल है। अब ये मदर सेल क्या होगी? ये मदर सेल कन्वर्ट हो जाएगी, दो डॉटर सेल में बन जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक। ये मदर सेल, एक मदर सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर भी 2n क्रोमोसोम था, तो इन दोनों के पास भी 2n क्रोमोसोम ही होगा। इसके साथ साथ जैसा ये होगा, ऐसे ही ये दोनों होंगे, और ये दोनों बिल्कुल 100% एक जैसे होंगे। 100% यानी कि फिजियोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। ठीक। यानी कि इनके बीच में जितने भी करेक्टर होंगे, ये बिल्कुल अपने माँ से मिलते हुए करेक्टर होंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं अर्धसूत्री को समसूत्री कोशिका विभाजन, क्योंकि इसमें गुणसूत्र कम नहीं होता है, सम ही रहता है। यहाँ पर भी 2n है तो यहाँ पर भी 2n ही रहेगा, बिल्कुल सेम सेम। इस तरीके का जो सेल डिवीजन होता है वो सोमेटिक सेल में होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो दूसरा टाइप का सेल डिवीजन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल डिवीजन इन व्हिच वन सेल विथ टू सेट ऑफ क्रोमोसोम गिव राइज ऑफ फोर सेल्स विथ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ईच। ध्यान से समझना, यहाँ पर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक। टू सेट, ध्यान से समझना, एक, दो, तीन, चार, ऐसे दो सेट है। एक तो ये सेट है, दूसरा ये सेट है। ठीक। ये दो सेट के क्रोमोसोम रहते हैं। फिर आगे चलकर ये एक ये एक ये एक ये एक ये, इस तरीके से एक दो तीन और चार क्रोमोसोम अंत में चल के
बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 4 क्रोमोसोम इस तरीके से अलग अलग, ऐसे ऐसे जो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें देखो, दो दो आपको पिंक ब्लू कलर के दिख रहे हैं और दो आपको इसमें पिंक कलर के दिख रहे हैं। तो बाद में यहाँ पर ये देखो और ये देखो, ये 4 बन गए, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 4, 4 4, फिर आगे चल के ये इस तरीके से अलग अलग निकल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही कोशिका अंत में चलकर 4 कोशिकाओं में डिवाइड होती है। ये कहाँ पर होता है? ये जब होता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इधर से स्पर्म आ गया और इधर से एग आ गया। अब एग और स्पर्म ये दोनों मिलके एन एन रहेंगे। स्पर्म भी एन क्रोमोसोम रहता है और एग भी एन क्रोमोसोम रहता है। फिर बाद में यहाँ पर जो सेल बनती है वो 2n बन जाती है। और फिर यही आगे चलकर जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार के सेल्स में होता है? ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट फॉर्मेशन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर इस तरीके का सेल डिवीजन देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन का जो अंतर है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं सबसे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, इसको हिंदी में कहा जाता है। It is the process by which a cell divides into two daughter cells, each having a nucleus with set of chromosomes exactly identical to the parent cell। ध्यान से समझना, माइटोसिस सेल डिवीजन में जो दो डॉटर्स बनती हैं, जो दो डॉटर सेल बनेंगी, ये बिल्कुल मदर सेल के जैसे ही होंगी। ये जितना गुणसूत्र इसमें होगा उतना ही गुणसूत्र इनके अंदर होगा। जो करेक्टर इनके अंदर होगा वही सेम करेक्टर इन दोनों कोशिकाओं के अंदर होगा, यही बात बोली जा रही है। और यहाँ एक कोशिका से दो कोशिका बनती है एक बार जब डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन। अब ये जब सेल डिवीजन होता है तो ये कैसे होता है? तो कोई भी सेल डिवीजन होता है वो सेल साइकिल के आधार पर होता है। सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो सेल साइकिल को 3 भाग में हम बांटते हैं। पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है माइटोसिस और तीसरा होता है साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज क्या होता है? ध्यान से समझना, एक कोशिका का डिवीजन यहाँ पर खत्म हुआ, ध्यान से समझना, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक कोशिका ये थी, ये कोशिका डिवाइड होकर 2 भागों में बट गई। ठीक, ये 2 कोशिकाएं बन गई। अब ध्यान से समझना, ये कोशिका जब आगे चलकर डिवाइड होगी, ठीक, ये दो डिवाइड हो रही है, तो इस कोशिका के डिवाइड हो जाने के बाद, इस कोशिका के डिवाइड हो जाने के बाद ये कोशिका बनी और इस कोशिका के डिवाइड हो जाने के बाद ये बनी। तो बीच में कुछ टाइम के लिए ये वाली जो कोशिका है, ये कोशिका क्या करेगी? अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रही होती है, थोड़ा रेस्टिंग पीरियड में होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। ये वही फेज होता है जिस फेज में ये कोशिका थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर चुकी होती है, और ये फर्दर फिर से सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाता है। अब ध्यान से समझना, किसी भी सेल डिवीजन में जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है सेल साइकिल की, वो अपना इंटरफेज होता है। क्योंकि जब ये एक एक सेल से दो सेल बन रही होती है तो ये सेल बहुत छोटी छोटी होती हैं। फिर ये धीरे धीरे चलकर जब थोड़ी बड़ी होंगी, तभी तो फिर आगे ये फिर दोबारा सेल डिवीजन कर पाएंगी। तो इस वजह से जो ये इंटरफेज होता है ये काफी ज्यादा बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट होता है, यानी कि टाइम के हिसाब से ये काफी बड़ा होता है। ठीक, अब ये जो इंटरफेज होता है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये सेल साइकिल है, यानी कि एक कोशिका सेल डिवीजन में कितना टाइम लगाती है, तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको जो G1 फेज दिख रहा है, एस फेज दिख रहा है, और जो G2 फेज दिख रहा है, यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ साइटोकाइनेसिस के बाद से इस पॉइंट से लेके ये पूरा ऐसे कोशिका घूमेगी और यहाँ तक आएगी। इतना टाइम तो केवल और केवल इंटरफेज में ही लग जाता है। ठीक, ये पूरा इंटरफेस होता है। और बाद में जो इतना इतना जो टाइम बच रहा है, जस्ट सेकेंड, इसमें जो आपको इतना टाइम दिख रहा है, बोले तो यहां से लेकर यहां तक, यही एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जिसको हम माइटोसिस या मियोसिस जो आगे चल के पढ़ेंगे वही कहलाता है। बीच में जो इतना आपको साइटोकाइनेसिस दिख रहा है, इसमें कोशिका की भित्ति का डिवीजन होता है, यानी कि जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल का डिवीजन होता है।
आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ ए सेल साइकिल, द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज इंटरफेज। ठीक, किसी भी सेल डिवीजन का जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है? इंटरफेज होता है। फर्दर डिवाइड इनटू थ्री सब स्टेजेस। अब ये जो इंटरफेज होता है वो आगे चलकर फिर तीन स्टेज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है G1 फेज, जिसको हम फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सेकेंड गैप फेज। अब ये जो फर्स्ट गैप फेज होता है, इसमें प्री डीएनए रिप्लिकेशन फेज, यानी कि डीएनए की रिप्लिकेशन से पहले कुछ चीजें हो रही होती हैं, उनके लिए होता है। जैसे सेलुलर कंटेक्ट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड, यानी कि जो सेलुलर कंटेंट्स जो होते हैं, कोशिका के अंदर जितने भी चीजें होती हैं, कोशिका के अंदर जितनी चीजें, जैसे जैसे मान लो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, ये सभी चीजें क्या होती हैं? डुप्लीकेट बनती हैं, यानी कि अगर 10 है तो 20 हो जाएंगी, हर चीजें इसमें डबल डबल हो जाती हैं। तो जीवन फेज में तो पहला तो ये होता है, और इसके साथ साथ प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होने शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगा तो फिर डीएनए बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि डीएनए को बनाने के लिए भी तो आगे चलकर हमको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम प्रोटीन बनाएंगे, यानी कि रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमको आटा गूंदना पड़ेगा, तो यानी कि आटे की गुथाई यहाँ पर शुरू हो गई है, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। इसके बाद अपना जो अगला फेज आता है वो एस फेज आता है, जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसमें डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन अब बन चुका है। सेल के अंदर जितने भी और चीजें थी, जितने ऑर्गेनल्स थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सभी जितनी चीजें थी, ये सभी डुप्लीकेट हो चुकी हैं, यानी कि इनकी संख्या बढ़ चुकी है। अब डीएनए की सिंथेसिस होने लगेगी, और इसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि डीएनए जो बना होता है ज्यादातर ये अपने हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी इसके अंदर शुरू हो जाती है। तो ये G1 फेज और एस फेज हो गया। अब G2 फेज में ये सेकेंड गैप होता है। इसमें क्या होता है? पोस्ट डीएनए रिप्लिकेशन फेज, यानी कि डीएनए का रिप्लिकेशन तो हो गया, डीएनए डुप्लीकेट हो गया। रिप्लिकेशन का मतलब डीएनए की संख्या बढ़ गई। जैसे मान लो कि पहले डीएनए जो इतना बड़ा था, अब ये डीएनए इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो डीएनए थोड़ा सा रिप्लिकेट हो गया। पोस्ट डीएनए रिप्लिकेशन फेज होता है। आरएनए एंड प्रोटीन, पार्टिकुलरली कंपोनेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस, फिर ये सभी चीजें हो जाती हैं। तो ये G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। द सेल डबल चेक द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फॉर एरर, मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर्स। ये डबल चेक होता है कि कोई चीज अगर कम पड़ रही हो तो उसको फिर से सही कर लिया जाए, तब आगे हम एक्चुअल सेल डिवीजन में घुसते हैं। तो ये G1 फेज, एस फेज और G2 फेज जो होता है, ये तीनों फेज किसके अंतर्गत आते हैं? ये तीनों अपना आते हैं आपका जो इंटरफेज होता है, वो इंटरफेज के अंदर आते हैं। अब इसके बाद एक्चुअल जो माइटोटिक फेज होता है, ये स्टार्ट होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? सबसे पहले आता है प्रोफेज। ठीक, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरीके से होता है। कहीं पर 4 देखने को मिलता है, कहीं पर 5 स्टेप देखने को मिलता है। इसमें प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में एक इसमें प्रो मेटाफेज जोड़ देते हैं, तो ये 5 स्टेज हो जाएगा। नहीं तो फिर प्रोफेज और मेटाफेज ही होता है। ठीक, 4 स्टेज या कहीं कहीं पर 5 स्टेप भी देखने को मिलते हैं किसी किसी बुक में। तो प्रोफेज जब होता है, ध्यान से समझना, डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो चुकी है, आरएनए की सिंथेसिस भी हो चुकी है, और जितने सेल के अंदर ऑर्गेनल्स थे, वो ऑर्गेनल्स भी डुप्लीकेट हो चुके हैं, सब ऑर्गेनल्स डबल डबल हो चुके हैं। अब क्या होगा? इन माइटोटिक सेल डिवीजन, स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोफेज आर absent. Appearance of identical thread-like structure in nuclei, chromosome become condensed. अब ध्यान से समझिए, इसमें क्या होता है? प्रोफेज जब स्टार्ट होता है, तो इसमें जो ये आप देख रहे होंगे, ये जो चीजें हैं, ये धीरे धीरे क्या होती है, सॉरी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, क्रोमेटिन जिसको जाल बोलते हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है? कंडेंस होना शुरू कर देता है। कंडेंस होने का मतलब थोड़ा सा ये पहले इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है? लंबाई अपनी घटाने लगता है और अपनी मोटाई बढ़ाने लगता है। ठीक,
तो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये यहाँ पर न्यूक्लियाई में धीरे धीरे देखने को मिलता है, और क्रोमोसोम धीरे धीरे क्या हो जाने लगता है, कंडेंस होता है। और यही जो क्रोमेटिन टावर है यही कंडेंस होके, क्रोमेटिन टावर बीच बीच में से टूट जाता है और टूट टूट के कंडेंस होके फिर पेयर बना के फिर इस तरीके से अपना क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम इस तरीके का होता है ना। ये चीजें बननी स्टार्ट होती हैं, किस में होती हैं, ये सभी चीजें प्रोफेज में होती हैं। फिर अपना अगला जो फेज आता है मेटाफेज। इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियस आप देख रहे होंगे, ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो न्यूक्लियस है यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जो पीला पीला इतना न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेटाफेज में ये सभी चीजें क्या होगी, ये डिसअपियर होगी। इसके साथ साथ स्पिंडल अपरेटस देखने लगते हैं। स्पिंडल अपरेटस का मतलब ये होता है, आपको ये जो ब्लू लाइंस दिख रही हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं स्पिंडल अपरेटस। ये चीजें बनने लगती हैं, ये ऐसे ऐसे अपनी दोनों तरफ से बढ़ाने लगती हैं, और ये दोनों चीज का निर्माण हो जाता है प्रोफेज के अंदर। ये जो आप यहाँ पर दोनों देख रहे हो, अब ये स्पेंडल जो फाइबर हैं, ये धीरे धीरे स्पेंडल अपरेटस धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जो क्रोमोसोम होते हैं, जो प्रोफेज में जो कंडेंस हुए रहते हैं, ये आके सेंटर में ऐसे अलाइन हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो बिल्कुल सेंटर में आके एक लाइन से अलाइन हो गए हैं। क्रोमोसोम अरेंज इन इक्वेटरल इक्वेटरल प्लेट्स कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। ये मेटाफेजिक प्लेट होती है, इसी पर आकर बिल्कुल ये क्रोमोसोम कैसे हो गए हैं, आपस में आकर एक दूसरे से ऐसे अलाइन हो गए हैं। इसके साथ साथ ये शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट स्टेट ऑफ क्रोमोसोम, ध्यान से समझना। जो क्रोमोसोम है यहाँ पर तो कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे थे प्रोफेज में, लेकिन यहाँ जब मेटाफेज आता है तो ये बिल्कुल कंडेंस हो चुके होते हैं, छोटे छोटे हो चुके होते हैं, और इनकी मोटाई बढ़ चुकी होती है, यानी कि अब इससे ज्यादा मोटा क्रोमोसोम नहीं होगा। अब ध्यान से समझना, जब हमको क्रोमोसोम की स्टडी करनी होती है तो हम इसकी स्टडी कब कर पाएंगे, जब क्रोमोसोम बहुत पतला और बहुत लंबा हो, कि तब, जब क्रोमोसोम बहुत छोटा और बहुत मोटा। ऑब्वियस सी बात है कि जब क्रोमोसोम बहुत छोटा होगा, उसकी लंबाई कंडेंस हो गई होती होगी, छोटा हो जाएगा और उसकी थोड़ी मोटाई बढ़ जाएगी। तो इस स्टेज में जब ये मेटाफेज वाला स्टेज होता है, इसी स्टेज में हम क्रोमोसोम को अच्छे से देख पाते हैं, और तभी हम जाके इसका क्या कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी भी कर पाते हैं कि क्रोमोसोम किस तरीके से है। तो जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा छोटा हो जाता है और सबसे ज्यादा मोटा हो जाता है। इसके बाद फिर से धीरे धीरे पतला होना स्टार्ट हो जाता है मेटाफेज के बाद। क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल इन मेटाफेज। क्यों? क्योंकि मोटा हो गया और छोटा हो गया, जब मोटाई बढ़ गई है तो दिखने लगा। अगला आता है प्रोफेज, मेटाफेज हो गया। अब तीसरा जो है वो एनाफेज है। ये सभी माइटोटिक सेल डिवीजन चल रहा है, इंटरफेज तो खत्म हो, माइटोटिक यानी कि एक्चुअल सेल डिवीजन चल रहा है, तो उसका ये तीसरा फेज चल रहा है, एनाफेज। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिड अपीयर्स एट सेंट्रोसोम। ये क्रोमेटिड जो होता है ये धीरे धीरे अपीयर हो जाता है कहाँ पर, सेंट्रोसोम एंड मूव टुवर्ड अपोजिट साइड। अभी ध्यान से समझना, सेंट्रोमियर्स क्या होता है। ये जो क्रोमोसोम बनाता है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो आपको ये लग रहा है ऐसे, ये गुड़े का निशान जैसा, इसमें जो ये दो चीजें हैं, इन्हीं को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। तो ये, सॉरी, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। ठीक, ध्यान से समझना। ये जो दो चीजें हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो चीजें आपको ये मल्टीप्लाई वाले साइन में दिख रही हैं, इस तरीके से, इनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक, अब ये जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के ये जो दोनों चीजें होती हैं, एक तो ये वाला और एक इधर वाला, ऐसे क्रोमोसोम बना होता है। जस्ट सेकंड में इसको थोड़ा सा बना, ऐसे, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसा बना होता है। तो ये वाला जो होता है पूरा, और ये वाला जो पूरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। सेपरेट एट सेंट्रोसोम्स। अब सेंट्रोसोम कहाँ होता है, क्रोमोसोम में सेंट्रोसोम यहाँ होता है, यहीं से अलग हो जाते हैं, यानी कि इतना टूट के अलग हो जाएगा और इतना टूट के अलग हो जाएगा। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो बीच में यहाँ पर ऐसे गुड़े के निशान के रूप में था, ये इतना टूट के यहाँ चला आया है, और ये इतना यहाँ से टूट कर यहाँ चला आया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखो आप, जो ये चीजें दिख रही थी यहाँ पर, ये पूरी इतनी चीजें, ये इसमें से ये इतना टूट के इधर हो गया और ये इतना टूट के इधर हो गया। तो वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि
इस तरीके से ये टूट टूट कर अलग हो रही हैं। किस फेज में हो रही हैं? एनाफेज में हो रही हैं, और धीरे धीरे ये अपने अपोजिट साइड में जाने लगती हैं। टूट टूट के धीरे धीरे आप देखो तो ये कहाँ जा रही हैं? अपोजिट साइड में जा रही हैं। पहले यहाँ सेंटर में अलाइन थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये क्रोमोसोम आधा इधर जा रहा है और आधा इस साइड में जा रहा है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट फेज होता है। एनाफेज जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है माइटोसिस में। अब इसके बाद आता है अंत में टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर। अब इसमें न्यूक्लियोलस दिखने लगेगा, ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियोलस दिखने लगा, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा सा अपीयर होने लगी। इसके साथ साथ ये जस्ट अपोजिट होता है प्रोफेज का, क्योंकि प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे डिसअपियर होती है, न्यूक्लियस भी धीरे धीरे डिसअपियर होता है, और न्यूक्लियोलस भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा होता है। लेकिन टीलोफेज में ये सभी फिर से रीअपियर होते हैं। वहां पर डिसअपियर हो रहा होता है, और यहाँ पर जब टीलोफेज आता है तो फिर से ये रीअपियर होता है, यानी कि फिर से दिखने लगता है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चारों फेज आपके खत्म हुए। अब आता है इंटरफेज, हो गया, माइटोसिस हो गया। अब तीसरा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल वॉल जो होती है उसका डिवीजन होता है, और साइटो से साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है। ध्यान से समझना, ये जो सेल वॉल है, कोशिका जो भित्ति है, ये बीच में से ऐसे कट के अलग हो जाएगी, दो कोशिकाएं बन जाएगी। और इसके अंदर जो आपको ये हरा हरा सा दिख रहा है पूरा मटेरियल, ये साइटोप्लाज्म है। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म दो भाग में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इट इज कंप्लीट बाय द एंड ऑफ टीलोफेज। टीलोफेज जैसे खत्म होता है उसी समय ये भी खत्म हो जाता है। ध्यान से समझना, जब ये टीलोफेज चल रहा होता है, जो भी मैंने यहाँ पढ़ाया, ये वाला जो टीलोफेज है यहाँ पर, ये जब टीलोफेज चल रहा होता है, उसी के साथ साथ ये साइटोकाइनेसिस वाली प्रक्रिया भी चल रही होती है। और जैसे ही अच्छे तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोलस दिखने लगेगा, और यहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिखने लगेगी, और जैसे ही जो क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे पतले होकर फिर से क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाएंगे, उसी के साथ साथ ये साइटोकाइनेसिस वाली प्रक्रिया भी चलती रहती है, और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो दो भाग में डिवाइड होकर बन जाता है। एट द इक्वेटोरियल प्लेट, membranous element of endoplasmic reticulum and product of Golgi bodies organize into the fragmoplasm give rise to cell plate and subsequently to middle lamella। धीरे धीरे यहाँ पर सेल वॉल बन जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला, ये तीनों चीजें बन जाती हैं, जो कि मैंने आपको कल जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था। ये सभी चीजें फिर से बन जाती हैं, तो साइटोकाइनेसिस आपकी जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ तक तो हमने बात करी माइटोसिस सेल डिवीजन की। आई होप कि आपको अच्छे से ये माइटोसिस सेल डिवीजन है जो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन की, जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जो कि सेक्सुअल जो सेल होती हैं उनके अंदर होता है। तो अगर हम मियोसिस सेल डिवीजन की बात करें, तो मियोसिस सेल डिवीजन जो है, इसको सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया गया था, वेनेडेन ने किया था 1883 में। और किसमें किया था? राउंड वर्म में। राउंड वर्म में जो मियोसिस हो रही थी, उसमें सबसे पहली बार वेंडेन ने देखा था। कब देखा था? 1883 में। अब ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस माइटोसिस सेल डिवीजन ऑफ वन सोमेटिक सेल गिव राइज ऑफ फोर हैप्लॉइड सेल। अब ये माइटोटिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर माइटोटिक है। तो यानी कि ये जो मियोसिस वाला है, ये मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है, ये क्या करता है, यहाँ की जो सोमैटिक सेल होती है, यहाँ की जो 2n सोमैटिक सेल होती है, ये आगे जाकर चार हैप्लॉइड सेल बनाती है। ठीक, यानी कि एक जो कोशिका है वो अंत में जाकर चार कोशिकाएं बना लेती है। जैसे आप यहाँ पर अगर ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक 2n वाली सेल है, ठीक, सोमैटिक सेल है, और अंत में यहाँ पर जाकर जब अंत बिल्कुल आता है तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि अंत में यहाँ पर जाकर ये चार कोशिकाएं बन गई हैं। ठीक, एक एक कोशिका अंत में चलकर चार कोशिकाओं में
डिवाइड हो जाती है। ऊपर यहाँ पर जो कोशिका थी ये 2n थी, डिप्लॉयड थी, लेकिन अंत में जाकर यहाँ पर देखो n हो गई है, यानी कि हेप्लॉयड हो गई। अब इसको ध्यान से समझते हैं। द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ द डॉटर सेल इज मेनली ड्यू टू द सिंगल एस फेज। जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था कि जो एस फेज होता है, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम अपना पेयर बना रहे होते हैं। ठीक, जो एस फेज मैंने अभी पढ़ाया था माइटोसिस में, उसमें क्रोमोसोम अपना पेयर बना रहे होते हैं, कंडेंस हो रहे होते हैं, वो थोड़ा तो ये मैंने पढ़ाया था, उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा होता है, ये बोला था मैंने ना। तो अब क्योंकि जो मेयोसिस है, इसमें एस जो फेज है केवल एक बार आता है। ठीक, एस फेज दो बार नहीं आता। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर एस फेज आएगा, ये जो प्रोफेज है, ये सॉरी ये जो इंटरफेज है, यहाँ पर एक बार एस फेज आएगा, और यहाँ पर यहाँ टेलोफेज के बाद फिर ये प्रोफेज आ रहा है। यहाँ इंटरफेज नाम की कोई चीज नहीं आ रही है। यहाँ पर वो एस फेज, G1 फेज और G2 फेज, ये तीनों फेज गायब है। इस वजह से यहाँ से कोशिकाओं की संख्या जो है वो घट जाती है और हेप्लॉइड सेल बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो चार बनती हैं। ध्यान से समझना है इसमें कि क्योंकि एस फेज एक ही बार आता है, इस वजह से क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, उनकी संख्या घट जाती है। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ द डॉटर सेल इज मेनली ड्यू टू ए सिंगल एस फेज। लेकिन वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, यानी कि जो केंद्र होता है, न्यूक्लियस होता है, वो दो बार डिवाइड होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होगे, तो यहाँ पर न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, फिर यहाँ रीअपियर हो जाता है, यहाँ पर आके टेलोफेज में, और यहाँ से फिर इसमें आके प्रोफेज में, फिर यहाँ डिसअपियर होने लगता है, और फिर यहाँ आकर रीअपियर हो जाता है। तो एक बार यहाँ से यहाँ आके, और फिर एक बार यहाँ से फिर यहाँ आकर, तो दो बार न्यूक्लियस गया और आया। तो न्यूक्लियस का डिवीजन दो बार हो जाता है, इस वजह से चार कोशिकाएं बन जाती है, जबकि जो क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि एस फेज जो आता है जिसमें क्रोमोसोम का जो रिप्लिकेशन होता है वो एक ही बार हो पाता है, इस वजह से आधा हो जाता है ये चीजें। जैसे मान लो मान लो कोई एक चीज है, मान लो पहले कोशिका दो थी, अब इसका रेप्लिकेशन हुआ चार हो गई। अब ये चार एक बार बट गई तो दो दो में बट गई। ठीक, अब ये दोबारा जब बटेगी तो एक एक ही में बटेगी ना, अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि अब दोबारा इसका रिप्लिकेशन यहाँ पर तो हो नहीं रहा। यहाँ पर ये वाला रिप्लिकेशन तो हो नहीं रहा, क्योंकि एस फेज तो यहाँ पर है ही नहीं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एस फेज नहीं है, टीलोफेज साइटोकाइनेसिस के बाद फिर प्रोफेज सेकंड आ जा रहा है, फिर से इंटरफेज नाम की कोई चीज नहीं आ रही। तो इस वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या घट जा रही है, यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से समझना। हेंस ड्यूरिंग माइटोसिस सॉरी मियोसिस क्रोमोसोम रिप्लिकेट ओनली वंस व्हाइल द न्यूक्लियाई डिवाइड ट्वाइस। न्यूक्लियाई दो बार डिवाइड होती है, एक बार देखो यहाँ पर डिवाइड हो रही है, और एक बार फिर से यहाँ पर डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर जब डिवाइड हुई तो दो बन गई, और यहाँ पर डिवाइड हुई तो चार बन गई। तो ये चीजें बोल रही है। मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग गैमेट स्पोर फॉर्मेशन। जब गैमेट बन रहा होता है, गैमेट कब बनता है, जब मेल और फीमेल की जो स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का जो एग होता है, जब ये दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं तो क्या बनता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो ये सभी चीजें कहाँ मिलती हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट के फॉर्मेशन में कौन सा सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मियोसिस सेल डिवीजन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें जो मियोसिस होता है ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, और दूसरा होता है सेकेंड मियोसिस डिवीजन। अब जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है, देखो इंटरफेस तो सब में रहता है, इसकी तो आप बात ही नहीं करो। इंटरफेस तो एक ही बार रहेगा स्टार्टिंग। अब यहां से लेके यहां तक जो आपको दिख रहा है, ये इतना, ये अपना होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और यहां से लेके यहां तक अगर आपको ये जो दिख रहा है, ये होता है, ये सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। तो ये पहला मियोटिक डिवीजन और ये दूसरा मियोटिक डिवीजन। अब ध्यान से समझो, ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है इसमें क्या क्या होता है, रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ जस्ट हाफ ऑफ द मदर सेल। मदर सेल का जस्ट हाफ हो जाता है। यहाँ पर देखना डीएनए की कॉपी बन रही होती है, और रिकम्बिनेशन होता है, और धीरे धीरे चलकर ये हाफ हो जाता है फर्स्ट मेटाफेज फेज में। अब ध्यान से समझना है, जो फर्स्ट मियोसिक फेज होता है, मियोटिक फेज, ये कैसा होता है, इसमें चार और फेजेस होते हैं। जैसे जो प्रोफेज होता है, ये प्रोफेज जो होता है, इसमें चार फेज होते हैं। अब प्रोफेज में चार फेज कौन कौन से होते हैं उसको दिखाते हैं। देखो,
प्रोफेज फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन चल रहा था, इसमें पहले आया आपका प्रोफेज, फर्स्ट प्रोफेज, फिर प्रोफेज फर्स्ट, जैसे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, फिर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। तो ये सभी चीजें एक साथ आती हैं। आ गया, एक के बाद एक आती हैं। अब जो प्रोफेज जो फर्स्ट है यानी कि ये वाला है, इसको फर्दर 5 बार में डिवाइड करा गया है। लिप्टोटीन, जेगोटीन, पैचिटीन, और इसके साथ साथ फिर क्या है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब इसमें देखो ध्यान से समझना, लिप्टोटीन में क्या होता है, ध्यान से समझना। अब बात मैं पहले आपको बता दूं, ये इंटरफेज वाली जो चीज थी, ये इंटरफेज चाहे माइटोसिस सेल डिवीजन हो चाहे मियोसिस सेल डिवीजन हो, दोनों में सेम रहती है, तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अब हम प्रोफेज की बात करेंगे, तो प्रोफेज में जो सबसे पहले आता है लिप्टोटीन, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन सो दैट दे विजिबल एज फाइन थ्रेड फॉर्म ए स्ट्रक्चर ऑफ बुकेट्स। ध्यान से समझना, इसमें कह रहा है कि क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं और कंडेंस होके क्या बन जाते हैं, बुकेट्स बन जाते हैं। इसके बाद आरएनए की सिंथेसिस होती रहती है, ये भी मैंने बताया था। अब अगला जो फेज आता है प्रोफेज फर्स्ट में, वो आता है जाइगोटीन। इसमें क्या होता है, द मेन इवेंट इज सिनॉप्सिस, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान से समझ, इसमें क्या होता है, दो क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं अभी पढ़ा रहा था, तो बताया था ना, एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम ये दोनों क्रोमोसोम आपस में चिपक जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस। ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो ये क्रोमोसोम हो गया, अब इसी के जस्ट नीचे मैं एक दूसरा क्रोमोसोम बनाने का प्रयास करता हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम जस्ट इसके नीचे हो गया। ऐसे समझो कि जैसे एक क्रोमोसोम यहाँ पर ऐसे रखा है और एक क्रोमोसोम यहाँ पर रखा है। अब क्या हो रहा है, इस तरीके का जो चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस बोलते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको एक तो दिख रहा है थोड़ा सा पिंक कलर का, सॉरी, एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आसमानी कलर का और एक थोड़ा नीला कलर का दिख रहा होगा। तो जब ये प्रोफेज में होता है, तो इसमें ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं, ये जो दोनों कलर के आपको दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के तर ऊपर हो जाते हैं, यानी कि ये ऐसे हो गया और एक दूसरा क्रोमोसोम फिर से एक इसी के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक, ऐसे पेयर बन जाते हैं। तो इस तरीके का जो पेयर बनता है उसको हम बोलते हैं सिनॉप्सिस। अब मैं, मजबूरी क्या है कि मैं यहाँ पर फोटो नहीं लगा सकता, क्योंकि ये एक स्पेशल फोटो है जिससे मैं आपको सिनॉप्सिस दिखा सकूं कैसे होता है। फिलहाल आप ऐसे समझो कि इस तरीके का जो एक क्रोमोसोम होता है, अब ये एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम ये है। अगर मैं इस क्रोमोसोम को इस क्रोमोसोम के जस्ट ऊपर रख दूं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। अब ध्यान से समझना है चीजों को। जाइगोटीन में क्या होता है कि सिनॉप्सिस हो जाता है, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं इनके बीच में पेयरिंग हो जाती है, एक दूसरे से आके सट जाते हैं। अब ये तो जाइगोटीन वाला प्रक्रिया खत्म हुई। अगली प्रक्रिया आएगी अपनी पैचिटीन की। इसमें क्या होगा, द मेन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग पैचिटीन आर फॉलो। अब पैचिटीन में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले बाइवेलेंट यानी हैप्लॉइड पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं। यहाँ पर देख लो ध्यान से, ये जो पेयर बन रहे हैं इस तरीके का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इस तरीके से यहाँ पर देखो ये जो पेयर बन रहा है। अब इसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ध्यान से समझना। इसमें टेट्राइड होता है, टेट्राइड मतलब चार। चार इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें क्रोमेटिड जो होते हैं वो चार हो जाते हैं। क्यों, देखो ध्यान से समझाता हूँ। एक तो मैंने इसे ग्रीन ग्रीन कलर का बना दिया था, ठीक। अब दूसरा मैंने जो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो दूसरा जो मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था रेड कलर का। अब इसी ग्रीन कलर के ऊपर अगर एक रेड कलर आ जाए, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। और जब दो क्रोमेटिड बनते हैं, एक क्रोमेटिड ये एक क्रोमेटिड ये दोनों क्रोमेटिड जब मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। अब इसमें दो क्रोमेटिड है और ये ग्रीन वाले में भी दो ही तो हैं, ऐसे करके दोनों अलग अलग। अब ये दोनों जब एक दूसरे के
एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर एक ऐसे ऐसे। अब ये 1 2 3 4 चार क्रोमेटिड यहाँ पर हो रहे हैं। अब आई होप कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चार क्रोमेटिड हो जाते हैं तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्राइड बोलते हैं। ईच बाईवेलेंट, ये जो बाईवेलेंट बना है, यानी कि बाईवेलेंट समझ रहे हो, यानी कि एक ये बाईवेलेंट जो ये ग्रीन कलर का मैंने दिखाया और एक दूसरा ये रेड कलर का, each bivalent have four chromatid as stands, hence bivalents are said to be four stand of tetrad stage, इसलिए इसको टेट्राइड स्टेज भी बोला जाता है। अब ध्यान से समझना, पैचिट्रीन अवस्था में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो फर्स्ट प्रोफेज होता है, फर्स्ट प्रोफेज में जो पैचिटीन वाला स्टेज होता है, पैचिटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। ध्यान से समझना कैसे होता है। मैं यहाँ पर फिर से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ क्रोमोसोम। इस तरीके से यहाँ पर एक क्रोमोसोम बन गया। अब मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ, दूसरा क्रोमोसोम इसी के ऊपर बनाने का प्रयास करता हूँ। एक क्रोमोसोम यहाँ पर ऐसे बन गया। ठीक। अब ये दोनों क्रोमोसोम मैंने भले अगल बगल बनाए हैं, लेकिन आप ऐसा समझो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। अब ध्यान से समझना, मान लो इतना मैंने काट दिया। ठीक। इतना काट के यहां से मैंने अलग कर दिया। अब ये जो ग्रीन वाला चीज है, यानी कि यहां से जब कटा तो ये कट के इतना निकल गया ग्रीन, और यहां से ये कटा तो इतना से कट के यहाँ पर क्या निकल गया, ये अपना रेड निकल गया। अब ये दोनों कट गया। अब मैंने क्या किया, इस रेड वाले को मैंने क्या किया, इस ग्रीन की जगह पर लगा दिया, और इस ग्रीन वाले को मैंने काट के यहाँ पर इस रेड वाले की जगह पर लगा दिया। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये नीचे देखो, यहाँ पर ये चीज जहां पर मैं थोड़ा सा भी पेन चला रहा हूँ, आप यहाँ पर देखो, ये चीज जहां पर आपको ये दिख रहा है मेरा पेन, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे क्रोमोसोम बना है। और यहाँ पर अंत में थोड़ा सा कलर चेंज है, क्यों, क्योंकि यही चीज हो गई है। यानी कि जो रेड वाला कट के अलग हुआ, ये रेड वाला ग्रीन पे चला गया और ग्रीन वाला रेड पे चलाया, केवल इतना ही पार्ट, यानी कि इतना जो पार्ट मैंने अभी काटा था, ये आपस में दूसरे एक दूसरे की जगह को बदल लिए। तो ये जो बदल ले रहे हैं, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इसके बाद आता है अपना डिप्लोटीन। अब ये डिप्लोटीन में क्या होता है, इन दिस स्टेज अकर्स कियास्मेटा, कियास्मेटा अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ईच अदर। अब इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कियास्मेटा। ध्यान से समझना, जैसे ये करके चार बने थे ना, फिर आगे चल के फिर ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं, तो इसी को बोला जा रहा है कियास्मेटा। अब ये डाइकाइनेसिस होता है। इट बिगिन आफ्टर कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, जब कियास्मेटा हो जाता है, ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, फिर डाइकाइनेसिस स्टार्ट होती है। तो अपना ये जो प्रोफेज था, ये प्रोफेज में इतनी प्रक्रियाएं हुई, जो यहाँ पर केवल इतना ही दिख रहा है। अब अपना प्रोफेज जब खत्म होता है तो फिर उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सभी चीजें आती हैं, लेकिन क्योंकि इस बुक में दी नहीं गई हैं तो इस वजह से बहुत डिटेल में मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, जो कि मैंने कोर्स में पढ़ा रखा है, वहां से अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए, जिससे कि यूट्यूब पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंटिन्यू आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।